Hello everyone, welcome to the new class of biology. We were discussing about the chapter life process, chapter 6. Uh, Yesterday we discussed about the different type of process that an organism goes through in the in the autotrophic nutrition. किस तरीके से अलग अलग प्रोसेस उसके द्वारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस तरीके से इम्प्लाई किया जाता है, और क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या इवेंट्स वहाँ पर रहते हैं, इनके बारे में कल आप लोगों को बताया था। ओके, हम आज बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आपकी अगली टॉपिक जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मैं चाहूँगा कि एक सेशन पूरा लेकर मैं कंप्लीट करूँ। सो वो मैं आज स्टार्ट नहीं करूँगा, इसलिए आप देख सकते हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो साइड में लिखा रखा है, इट्स वेकेंट देयर। वो थोड़ा आप लोगों को डिटेल में बताना ज़रूरी है, तो मैं उसमें ब्रेक लेना नहीं चाहूँगा। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड नॉट टू राइट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो लेट्स बिगिन। कल आप लोगों को स्टोमेटा वगैरह के बारे में एक चीज़ बताई थी, तो एक चीज़ कहना रह गया था। आपके टेक्स्ट बुक में 6.3 फिगर है, फिगर 6.3 साइंस टेक्स्ट बुक में। यू जस्ट ड्रॉ दैट फिगर। ओके, जो पॉइंट्स आप लोग लिख रहे हो उसी के बीच में, मतलब ये जो पॉइंट लिखोगे उससे पहले यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर 6.3। ग्रेट। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट मटेरियल्स, स्टोमेटा के बारे में बताया था, गार्ड सेल्स के द्वारा स्टोमेटा कंट्रोल किया जाता है, ये भी बताया था। अब कुछ रॉ मटेरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स यूज़ करते हैं। प्लांट्स के द्वारा जो रॉ मटेरियल्स मेनली यूज़ किया जाता है उसमें वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ऐसे एलिमेंट्स का यूज़ उसको करना पड़ता है प्लांट्स को। हमारे केस में भी जाहिर सी बात है, हमें भी बहुत सारी चीज़ों को खाने के रूप में हजम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, और उसी के अंदर मौजूद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह हमें भी अपना कंजप्शन करना पड़ता है। सो अब इनको ये चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलती हैं? वाटर, जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस के लिए सॉइल में से उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है प्लांट को। जो सॉइल रहता है, सॉइल में से रूट के द्वारा प्लांट्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। किसे एब्जॉर्ब करना पड़ता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। एंड ये जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस किया जाता है, प्रक्रिया की जाती है, वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के द्वारा ज़्यादातर एफिशिएंट तरीके से करवाया किया जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एक ऐसे कैटेगरी ऑफ प्लांट्स जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, लैंड पर पाए जाते हैं, उनके द्वारा बहुत एफिशिएंट तरीके से किया जाता है। दैन सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो प्लांट यूज़ करता है, नाइट्रोजन। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि प्लांट के डीएनए वगैरह के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक हद तक इसका होना ज़रूरी है। इसके यूज़ एक तरह से प्लांट में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। ये प्रोटीन बनाने में ये काम आता है, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, और कुछ दूसरे और दूसरे कंपाउंड्स बनाने में भी काम आते हैं। इसको शरीर के अंदर, प्लांट्स अपने शरीर के अंदर कैसे लेते हैं? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट के रूप में। नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में इसको शरीर के अंदर लिया जाता है। अब ये इनऑर्गेनिक रूप में हो गया, मतलब नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से भी इसका प्रिपरेशन करवाया जाता है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मौजूद रहते हैं, जो अंतरिक्ष में जो नाइट्रोजन मौजूद रहते हैं, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन हमें देते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस सुना होगा, जिसमें एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर ले लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया वगैरह का हेल्प ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर यूज़ होने वाला एक जो बैक्टीरिया है वो है आर्की बैक्टीरिया। यहाँ पर यूज़ होने वाली जो बैक्टीरिया है दैट इज़ आर्की बैक्टीरिया, उसे आर्की बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने बात की।
अब देखते हैं अगला कैटेगरी क्या है जो हमने पढ़ा था, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो क्या है। सो टॉकिंग अबाउट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नाम से ही जाहिर है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है फॉर फूड, अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। और जो ऑर्गेनिजम्स ऐसे प्रोसेस में डील करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन प्रोसेस में डील करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे क्या कहेंगे हम, ऐसे न्यूट्रिशन प्रोसेस को हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से उसको कहा जाएगा। अब ये डिपेंड करता है, फूड की डिपेंडेंसी पर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में आ सकता है। सोर्स, अगर फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो इधर उधर मंडराता हुआ टाइप का फूड है, जैसे बड़े बड़े एनिमल्स, हेर्बीवोर कैटेगरी के एनिमल्स, डियर हो, काऊ हो, या फिर वाइल्ड बफेलो हो, ठीक है, ये अगर इधर उधर मंडराते रहते हैं तो वो भी एक फूड की कैटेगरी में आते हैं। और जो एक जगह पर स्थिर रहते हैं, प्लांट्स फॉर एग्जांपल, वो भी एक तरफ से फूड की कैटेगरी में ही ज़रूर आते हैं, राइट। तो जो मोबाइल रहते हैं, मतलब जो इधर उधर मंडराते नहीं रहते हैं, उन पर तो आसानी से कोई भी ऑर्गेनिज्म टूट पड़ सकता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स पर आसानी से टूट कर नहीं जा सकता, वो वहीं पर ही मौजूद रहते हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह, वो तो वहीं पर ही पड़े रहेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो खाने को शरीर के बाहर ही तोड़ देते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रेक द फूड आउटसाइड देयर बॉडी, शरीर के बाहर ही वो तोड़ सकते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल अगर देखा जाए तो फंगाई इसका एक अच्छा एग्जांपल है। क्यों? ब्रेड खाया होगा आप लोगों ने, ब्रेड बहुत दिनों तक फ्रिज के बाहर ओपन एरिया में रख दिया जाए तो आई थिंक एक दिन के अंदर अंदर ही आपको उसके सतह पर ग्रीनिश कलर की सब्सटेंस दिखने लगेंगे, और एक हफ्ते के अंदर अंदर या फिर कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको उसमें से बदबू आने लगेगी। दैट इज़ बिकॉज उसके अंदर फंगाई, उस पर उसने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया, फंगाई ने, राइट। अब ये जो फंगाई है ये क्या करेगा, खाने को बाहर से ही ब्रेक करेगा, क्योंकि वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो खाने को बाहर से ब्रेक करके मैक्सिमम अंदर ले जाने की कोशिश करेगा कंजप्शन के लिए। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो खाने को ब्रेक करते हैं शरीर के अंदर डालकर, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम खाना खाते हैं तो हैं, लेकिन हमारा शरीर के अंदर आने के बाद ही खाना तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और बहुत ज़्यादा अंदर जाने के बाद और ज़्यादा छोटे पार्ट्स में तोड़ दिए। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो पैरासाइट की कैटेगरी, मतलब पैरासाइटिक स्ट्रैटेजी भी यूज़ करते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस तरीके से डिपेंड करेंगे कि उसको अपना शेल्टर भी बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जुआ, लाइस जिसे कहते हैं, लीच, लाइस, ये ऑर्गेनिज्म के शरीर का पूरा तत्व एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अपना खाना जो है वो तो हजम कर ही लेता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो खाना खा रहा है उसको भी हजम कर लेता है। इसे कहते हैं पैरासाइटिक स्ट्रैटेजी। तो पैरासाइट के रूप में भी पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद रहते हैं। ओके, फर्दर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अपने तरीके से अपना खाना हजम कर लेते हैं, है ना। हम जानते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अभी में हमने बात की थी, कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म खाने को तोड़ने में सक्षम रहते हैं, कुछ शरीर के बाहर रखकर तोड़ने में सक्षम रहते हैं। कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहते हैं जिनके शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो उनके खाने को तोड़ने में मदद करता है, सिंगल सेल होने के बावजूद। इंटरेस्टिंग है ना। इसका एक एग्जांपल है अमोइबा। अमोइबा अमोइबा की खासियत अगर देखी जाए, अमोइबा में एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन मौजूद रहता है, मतलब फिंगर जैसा दिखने वाला एक एक्सटेंशन,
इस एक्सटेंशन को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। PSEUDOPODIE, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, इसका मतलब ये है, ये जो पोडिया है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पोड्स विच मीन्स फीट, पैर जिसे कहते हैं। स्यूडो मतलब जो गलत होता है। स्यूडो मतलब जो गलत होता है, जो फॉल्स होता है। यानी कि इधर एक तरह से देखा जाए, स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, जो मतलब फीट जैसा दिखता है लेकिन उसका फीट नहीं। इस स्यूडोपोडिया के द्वारा अमीबा छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को अपने शरीर के अंदर समा देता है एंड उसे एक फूड वैक्यूल में बदल देता है। इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू ए फूड वैक्यूल। अब यही फूड वैक्यूल जो रहता है, इसकी खासियत ये रहती है, ये बड़े से बड़ी चीज़ों को, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में बदल देता है। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में बदल दिया तो उसको सेल में समाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो दैट कैन बी डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर दिया जाता है और जो बचा कुचा जो भी खाना रहता है उसको शरीर से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन अमाइबा। एक और एग्जांपल आप लोगों को अगर देख बताया जाए तो पैरामीजियम। हाँ, पैरामीजियम के बारे में आप लोगों ने सोचा होगा। पैरामीजियम एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वाला ऑर्गेनिज्म है पैरामीजियम। इसके चप्पल जैसा एक स्ट्रक्चर है, एक आकृति है। पैरामीजियम में एक इसी तरीके का, जैसे अमोइबा में स्यूडोपोडिया जैसी चीज़ है, पैरामीजियम में सीलिया नाम का एक स्ट्रक्चर मौजूद है। सीलिया, CILIA। ये भी लगभग वही काम करता है जो अमोइबा में स्यूडोपोडिया का काम करता है, स्यूडोपोडिया काम करता है। ये क्या करता है, खाने को, पैरामीजियम एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होने की वजह से सीलिया के बदौलत खाने को एक स्पेसिफिक स्पॉट तक पहुंचाता है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचा देता है। उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंचाने के बाद वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं और खाने को वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, so this is all about the different organisms that undergo heterotrophic nutrition। अब थोड़ा पुरानी चीज़ों को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उससे पहले। नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप लोगों को अभी बताया था। अगला टॉपिक मैं अभी नहीं लूँगा बिकॉज ये थोड़ा लेंथी है और मैं उसे एक स्ट्रेच में लेना चाहता हूँ। इस वजह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अभी नहीं पढ़ाऊँगा मैं। आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास। उससे पहले, उस टॉपिक को लिखने से पहले यू हैव टू ड्रॉ ए फिगर 6.5 आपके टेबल, आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। 6.5 उसमें ये जो अमोइबा का जो प्रोसेस है स्यूडोपोडिया की तरफ से, इनके द्वारा ये खाना कैसे एब्सॉर्ब कर लिया उसके बारे में एक टॉपिक है। सो यू हैव टू ड्रॉ दैट फिगर 6.5। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट autotrophic heterotrophic nutrition। I hope so you have got cleared with these topics। हम एक और बार इसके थ्रू जाएंगे, रिवाइज करेंगे अभी। जस्ट अ मिनट। वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हमने बात की थी, जो शरीर में ह्यूमंस के केस में भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में भी किस तरीके से फ़ायदेमंद रहता है। व्हाट इज़ अ लाइफ प्रोसेस बताया था। एनी प्रोसेस विच हेल्प इन मेंटेनिंग द बेसिक फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी बेसिक फंक्शन को मेंटेन करने में, रिपेयर करने में, उसको बनाए रखने में हेल्प करने वाला प्रोसेस उसे कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। शरीर में अलग अलग लाइफ प्रोसेस डिपेंड करते हैं। इन लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करके रखने के लिए हमारे पास एनर्जी का होना ज़रूरी है एंड दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज नॉन एज द न्यूट्रिशन दैट ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन। अभी अभी हमने उसकी स्टार्टिंग की थी न्यूट्रिशन के बारे में। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो खाने को आउटसाइड सोर्स पर डिपेंड करते हैं, खाना तोड़ लेते हैं। खाना तोड़ने के बाद हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए, बेनिफिट कराने के लिए उसको एक डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा जाना ज़रूरी है। ह्यूमन बींग्स की ये खासियत हमारे पास है, न्यूट्रिशन। खाना हम डिपेंड करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर और उसको डाइजेशन के द्वारा ये प्रोसेस हम कर सकते हैं, सेल्स के हर एक सेल्स तक पहुंचाने का प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के लिए ये जो डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है उसमें थोड़ी एनर्जी या फिर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस का होना ज़रूरी है। उसके लिए ऑक्सीजन वहाँ पर होना ज़रूरी है। तो ऐसे प्रोसेस में जहाँ पर ऑक्सीजन का इंटेक किया जाता है, जो इस रिएक्शन में काम आता है, उसको रेस्पायरेशन कहते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा डाइजेशन के तुरंत बाद। ओके, फिर
कुछ प्रोसेस जिसके द्वारा हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब खाना एक जगह तो हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें डंपिंग का एक प्रोसेस हो सकता है। खाना मतलब एक जगह पर टिक गया तो वो बहुत ज़्यादा इश्यू क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का होना ज़रूरी है। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है उसका होना ज़रूरी है ताकि डंपिंग प्रोसेस हो जाए, वो हम एक हद तक अवॉइड कर सकते हैं, राइट। देन कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसके द्वारा, ये तो पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शंस ही है, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं वो एक तरफ से जो एलिमेंट बनाएंगे उनको वो यूजलेस एलिमेंट्स को भी निकाल सकते हैं। निकालना ज़रूरी भी है क्योंकि शरीर में ऐसे प्रोसेस के बाद वेस्ट मटेरियल का शरीर में रहना बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। सो फॉर दैट वी हैव द एक्सक्रीशन प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर हम देखा जाए न्यूट्रिशन के बारे में तो हम अभी बात कर ही रहे हैं। टॉपिक्स मेन जो हमारी स्टार्ट होगी वो कल से होगी। डाइजेशन प्रोसेस, द रेस्पायरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, यानी 1 2 3 4 टॉपिक्स मेन ह्यूमन प्रोसेसेस का हम इसी चैप्टर में बात करेंगे। ओके, न्यूट्रिशन के बारे में कहा था। न्यूट्रिशन प्रोसेस हमारे शरीर के जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है उसके बारे में हमने बात की थी। न्यूट्रिशन क्या है हमने बताया था। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी कंज्यूम किया जाता है बॉडी के द्वारा। फूड का इनटेक होता है एक तरफ से, जिसके द्वारा ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिपेयरिंग हमारे शरीर में रहता है कंटिन्यूसली। तो फूड मटेरियल अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म शरीर में लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के रूप में इनऑर्गेनिक सोर्सेज से द्वारा फूड इनटेक करते हैं, जैसे ऑटोट्रॉफ्स। कुछ ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में शरीर के अंदर डालकर सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। बायोकैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स। एनिमल्स इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो एक तरह से देखा जाए न्यूट्रिशन दो तरीके के होते हैं, टू मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब एक ऐसा न्यूट्रिशन, एक मिनट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन मेथड जहाँ पर फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, एयर, वाटर। इसके द्वारा ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, दैट इज नॉन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, फिर बात की जाए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, इसके जो मेन मटेरियल्स रहते हैं जो इनटेक किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में रहता है। उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स अपने शरीर में जो खाना रहता है उसे हमेशा हमेशा के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या रहता है, उनको ज़्यादा इश्यू नहीं रहती है, इमीडिएट स्टोरेज नहीं रहता उनके शरीर में। वो सिर्फ एक इंटरनल एनर्जी का काम करता है। तो ऐसे ही जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको स्टार्च कहा जाता है और ह्यूमंस के केस में उसे ग्लाइकोजन के नाम से कहा जाता है। ग्रेट। अब जस्ट मैंने अब अगर बात की जाए जो इवेंट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होते हैं, सबसे पहला लाइट का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल कहाँ पर मौजूद रहता है, दे आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, राइट। और इसी लाइट एनर्जी को फिर बाद में अगले स्टेप में केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है। कैसे, बाय द सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना, जैसे आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, और जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं रहता है उसमें जब जिसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं रहता है उसमें अगर हाइड्रोजन आ जाता है उसे रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो रिडक्शन हुआ है यहाँ पर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू ग्लूकोज या फिर स्टार्च। ओके, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यही प्रोसेस स्टोमेटा के द्वारा होता है अगर कहा जाए तो उसमें कोई गलत बात तो है नहीं, क्योंकि स्टोमेटा का होना बहुत ज़रूरी है, गैस एक्सचेंज नहीं तो कहाँ से कराएंगे। तो स्टोमेटा छोटे पोर्स रहते हैं पत्तियों में, गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं वो। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर क्वांटिटी लॉस होने की संभावना ज़्यादा है। सो व्हाट इज डन हियर, द प्लांट जस्ट क्लोजेस इट्स स्टोमेटा व्हेनेवर इट इज़ नॉट नेसेसरी। जब फोटोसिंथेसिस वगैरह प्रोसेस का ज़रूरत नहीं रहता है, इन प्लांट्स जस्ट क्लोज देयर स्टोमेटा। अब स्टोमेटा को कंट्रोल करना तो ज़रूरी है ही, someone needs to control it. So who controls the stomata? The stomata is controlled by guard cells. Guard cells उसे कंट्रोल कहते हैं। कैसे,
जब अच्छी खासी मात्रा में वाटर का इनफ्लो होता है तो गार्ड सेल फुल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो पूरी तरह से फुल जाते हैं। एंड जब जब पानी का इनफ्लो नहीं रहता, वाटर फ्लो नहीं रहता, तो सेल्स जो रहते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो सिकुड़ने की वजह से स्टोमेटा अपने आप बंद हो जाता है। ओके, सो दिस इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। आज का टॉपिक इंक्लूडिंग आपको नोट्स मिल रहा है रेगुलरली, कंटिन्यूसली लिखते जाइएगा, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को वो बर्डन हो जाएगा। एंड उस बर्डन को अवॉइड करने के लिए यही सब सही रहता है कि आप लोग क्लास कंटिन्यूसली अटेंड करते रहें, सारी क्लासेस सभी टीचर्स के। सो होप यू गाइस एंजॉयड द क्लास। लॉकडाउन वगैरह है, सेफ रहिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सेफ्टी के बारे में, इस लॉकडाउन सेफ्टी के बारे में कहिएगा। ओके, और क्या था, हाँ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक है, कल से रेगुलरली आपको उसका फुल स्ट्रेच में एक एक टॉपिक डिस्कस कराने की मैक्सिमम कोशिश की जाएगी। यही होगी कि मैक्सिमम उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ओके, पीडीएफ इसका मिल जाएगा आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो उसमें से पीडीएफ ले लेना। ड्राइव अकाउंट होना ज़रूरी है, तो टेक योर पीडीएफ and write the notes regularly. Okay, so thank you for the class and have a nice day.